देखो, इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं लेबर कोड्स के बारे में कि मज़दूर लोगों से जुड़े हुए कुछ नए कानून हैं, उनको हम क्या करना चाह रहे हैं, पारित करना चाह रहे हैं। कि हम चाह रहे हैं कि मज़दूर लोगों से जुड़े हुए जो नियम और कानून हमारे पास पहले से मौजूद हैं, उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए ताकि मज़दूरों के हितों को बढ़ावा मिले। तो उसी से संबंधित इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कोड डिबेट। तो ये जो नए कोड हम जारी करने वाले हैं मज़दूरों के लिए, इसके माध्यम से मज़दूरों को क्या फ़ायदा होगा, मालिकों को क्या नुकसान हो सकता है, इसी की चर्चा हम इसमें करेंगे। डिबेट का मतलब है वाद विवाद, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये जो मज़दूरों से जुड़े हुए कोड है, इसी के ऊपर हम डिबेट करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। फार रीचिंग इन इफेक्ट। फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, इफेक्ट का मतलब हो गया प्रभाव। कि भाई ये जो नए कोड्स मज़दूरों से जुड़े हुए हम लेके आने वाले हैं, इनके जो प्रभाव हैं ये बहुत ही दूरगामी होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि द न्यू लेबर कोड्स रिक्वायर ग्रेटर डेलिब्रेशन। कि भाई जो नए लेबर कोड्स हैं, इनको ज़रूरत है किस चीज़ की, ग्रेटर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो नए लेबर कोड्स हैं ना, इनको ज़रूरत है, नए लेबर कोड्स के लिए ज़रूरत है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में विचार विमर्श किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो नए लेबर कोड्स हैं, इनके परिणाम जो हैं वे बहुत ही ज़्यादा दूरगामी होंगे, यानी कि मज़दूरों को भी बहुत गहरे स्तर से प्रभावित करेंगे, और जो मज़दूर, ये जो मालिक हैं, इनको भी जो है, इनके ऊपर भी इन नए कोड्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके ऊपर पर्याप्त विचार विमर्श होना चाहिए। आगे देखते हैं। Some laws are far too important and have far too much impact on the people। कि भाई कुछ कानून जो होते हैं, फार का मतलब है कि फार टू, कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ कानून होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, कि लोगों पर उन कानूनों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी होता है टू बी पास्ड इन हैस्ट, कि उन कानूनों को जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि लोगों को गहरे तक प्रभावित करते हैं, और ऐसे कानूनों को जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। टू बी पास्ड इन हैस्ट और विदाउट सफिशिएंट डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब हो गया विचार विमर्श, है ना। कि कुछ कानून होते हैं जो कि बहुत गहरे रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं, और ऐसे कानून पर्याप्त विचार विमर्श के बिना पारित नहीं किए जाने चाहिए। और ये जो नए लेबर कानून हम लेके आने वाले हैं, ये नए लेबर कानून इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में कि ये कानून जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको पर्याप्त डेलिब्रेशन के साथ ही पारित करना चाहिए। द थ्री कोड्स की, ये जो नए थ्री कोड्स की, ये जो नए लेबर लॉज की हम बात कर रहे हैं ना, उनमें 3 कोड की बात की जा रही है ना। एक तरीके से 3 नियम हैं उनमें ना, 3 मुख्य कानून हैं। द थ्री कोड्स एम्ड एट, जिनका की उद्देश्य है ना, एम्ड के साथ में एट प्रीपोजिशन, जिनका की उद्देश्य है कॉन्सोलिडेटिंग। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है एक तरीके से और ज़्यादा मजबूत बनाना, है ना, समेकित करना, कि जो बिखरी हुई है ना चीज़, उसको और ज़्यादा मजबूत करना, समेकित करना। डाइवर्स लेबर लॉस, डाइवर्स का मतलब है विविध। कि भाई जो विविध मजदूरों से, विभिन्न जो मजदूरों से जुड़े हुए जो लेबर लॉज हैं, इनको समेकित करने के लिए, इनको मजबूत बनाने के लिए जो नए 3 कोड्स हम लेके आने वाले हैं। एंड अशरिंग इन रिफॉर्म्स, है ना, द 3 कोड्स एम्ड एट। कि भाई जो नए 3 कोड्स हैं हमारे पास, जिनका कि उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, कि जो हमारे पास वर्तमान में मौजूद लेबर लॉज हैं, इनको क्या किया जाए, मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा अशरिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को, शुरुआत करना किसी चीज़ को ना, इंट्रोड्यूस कराना। एंड अशरिंग इन रिफॉर्म्स फॉल इन दिस कैटेगरी, यह कानून इसी कैटेगरी में आते हैं। कि ये जो नए 3 कोड्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये नए 3 कोड्स, है ना, ये जो नए सुधारों को हम लाने जा रहे हैं। अशर इनका मतलब हो गया किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, रिफॉर्म्स का मतलब हो गया सुधार। कि भाई ये जो नए 3 कोड्स की हम बात कर रहे हैं, जिनका कि उद्देश्य है वर्तमान मजदूर से जुड़े हुए कानूनों को मजबूती देना, इसके अलावा इनमें जो है सुधार करना, ये कानून इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में? ये इस कैटेगरी में आते हैं कि ये कानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। द कोड्स वर पास्ड इन बोथ हाउसेस। कि भाई ये जो कोड्स हैं, इनको दोनों सदनों में पारित कर दिया गया आफ्टर अ लिमिटेड डिबेट, एक बहुत ही सीमित चर्चा परिचर्चा के बाद। लिमिटेड डिबेट का मतलब है सीमित परिचर्चा, है ना, कि भाई इन कानूनों पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिशन, और इन कानूनों को विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित किया गया। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई देखो अभी कितनी बड़ी बात है कि ये कानून हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट होते हुए भी हमने क्या किया गया कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में और बिना
पर्याप्त विचार विमर्श किए इन कानूनों को पारित कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, अब देखो ये 3 कोड्स कौन कौन से हैं, इनको हम देख लेते हैं। एक तो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, है ना, कि भाई इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो संबंध है ना, कि मजदूर और फैक्ट्री के जो लोग हैं उनमें क्या संबंध होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ कोड है। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कि भाई सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कोड है और व्यवसाय से संबंधित सुरक्षा की बात की गई है ना। इसके अलावा हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, है ना, व्यवसाय से संबंधित सुरक्षा का मतलब होता है कि भाई जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो कंपनी, ऐसा नहीं है कि जब कंपनी की मर्जी आई कंपनी ने आपको निकाल दिया ना, कि भाई थोड़ी तो सुरक्षा होनी चाहिए ना आपकी। आप किसी धंधे में लगे हुए हो, अचानक आपको निकाल दिया वहाँ से, तो फिर आप कहाँ जाओगे ना, तो उससे संबंधित। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड का मतलब होता है कि भाई जैसे क्या है कि आप एक तरीके से, जैसे कोई महिला है वो अचानक उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है ना, या फिर कोई व्यक्ति है उसको क्या है कि वो जैसे एक तरीके से बूढ़ा हो गया है ना, तो उसको फिर आप क्या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हो ना, क्या सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए, तो ये। इसके अलावा हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस में आती है कि भाई कोई व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है तो उसे पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है, साफ़ पानी है या नहीं है, हवादार माहौल है या नहीं है, प्रॉपर सनलाइट है या नहीं है, तो ये सारी बातें आती हैं। वहाँ पर जो है पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं या नहीं है, कोई घटना हो जाए। तो ये 3 कोड हैं हमारे मुख्य ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इसके अलावा हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो ये जो 3 कोड्स हैं आर एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द रेस्पेक्टिव कोड्स, रेस्पेक्टिव का मतलब है क्रमशः, कोड्स ऑफ 2019। इन तीनों कोड्स की बात हमने 2019 में भी की थी, और ये 2019 वाले ही कोड्स हैं, इनको हमने क्या किया है, अपडेट कर दिया है ना, और ज़्यादा अपडेट कर दिया, इनको मॉडिफाई कर दिया है ना, अपडेट मतलब अद्यतन कर दिया है ना। तो ये जो 2000 के जो 3 नए कोड्स हैं, ये 2019 के पुराने कोड्स का ही नया संस्करण है। तो ये जो 2019 के जो कोड्स थे ना, विच वर स्क्रूटिनाइज्ड, तो ये जो 2019 के जो कोड्स थे इनको क्या किया गया था, बारीकी से जांचा गया था। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है बारीकी से परीक्षण करना, बाय अ स्टैंडिंग कमिटी, कि हमने क्या किया था, एक स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण किया था, और उस कमेटी ने इन तीनों कोड्स की जांच की थी, है ना, 2019 के। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जब 2019 में आपने कानून बनाए थे और इनकी बारीकी से जांच की थी, अब इन्हीं कानूनों को आपने अपडेट करके 2020 नाम दे दिया, तो अब एक बार फिर आपको कमेटी बनानी थी और फिर इनकी जांच की जानी थी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। देयरफॉर देयर इज कंसिडरेबल मेरिट, कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी हद तक, मेरिट का मतलब है एक तरीके की क्वालिटी, एक तरीके का गुण। इसलिए इस बात में काफ़ी हद तक जो है, ये बात जो है काफ़ी हद तक डिज़र्व करती है, इस बात में आप जो है काफ़ी क्वालिटी देख सकते हो इन द आर्ग्यूमेंट, कि भाई ये जो तर्क है ना, इस तर्क में काफ़ी ज़्यादा वजन प्रतीत होता है, दैट द फ्रेश ड्राफ्ट, कि भाई ये जो नया प्रारूप हमने तैयार किया है, कि ये जो लेबर लॉज से जुड़े हुए ये जो नए कोड्स हमने तैयार किए हैं, इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू डेज बिफोर, जिनको कि हमने इंट्रोड्यूस किया, जिनको कि हमने प्रवेश कराया अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ ही दिनों पहले, देयर पैसेज, कि ये जो नए कोड्स हमने बनाए हैं, ये जो नए प्रोविजंस, ये जो नए प्रावधान हमने बनाए हैं, और इन नए प्रावधानों को हमने कब इंट्रोड्यूस किया है, इन कोड्स को पारित करने से कुछ ही समय पहले इनके लिए होना चाहिए था, ought to have been, ought to और should, इनका मतलब एक ही होता है, ought to का मतलब भी चाहिए और should का मतलब भी चाहिए। शुड की जगह हम ought to का प्रयोग करते हैं जब हमें नैतिक जिम्मेदारी का, जब हमें नैतिक कर्तव्य का बोध कराना हो। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, ought to प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो बीन है ना, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शुड हैव बीन या ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ought to प्लस हैव प्लस बीन है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो हमें क्या करना चाहिए था कि ये जो सारे की सारे नए जो ड्राफ्ट्स हमने बनाए हैं इनको भेजा जाना चाहिए था, सेंट बैक टू द पैनल। पैनल का मतलब होता है विशेषज्ञ लोगों की टीम, है ना, विशेषज्ञ लोगों का दल। तो ये जो नए चेंजेस हमने इंट्रोड्यूस किए हैं 2019 के मसौदे में, इन चेंजेस को हमें पैनल के पास भेजना था फॉर एन असेसमेंट, मूल्यांकन के लिए। भाई जब हमने 2019 में ये कोड्स बनाए थे तब भी हमने एक कमेटी का निर्माण किया था कि कमेटी जो है बारीकी से इन कानूनों की जांच करे, इन कोड्स की जांच करे। तो दोबारा भी हमें ऐसा ही करना था। 2020 में हमने जब इनमें कुछ चेंजेस किए तो हमें क्या करना था, एक बार फिर से इनका मूल्यांकन करना था किसी पैनल के द्वारा। आगे देखते हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैट द मोस्ट कंटेंशियस फीचर, कंटेंशियस का मतलब है विवादास्पद, फीचर का मतलब है क्वालिटी, कि भाई ये जो ड्राफ्ट्स हैं हमारे पास, ये जो कोड्स हैं, इसमें एक जो क्वालिटी है ना जो कि बहुत ज़्यादा विवादास्पद है, वो कौन सी बात है, द इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड फॉर एन इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी,
टू सीक, सीक का मतलब है चाहना, गवर्नमेंट परमिशन बिफोर क्लोजर। देखो क्या होता था कि जैसे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वह मन माने तरीके से अपने आप को क्लोज नहीं कर सकती कि भाई कोई फैक्ट्री है, उसमें हजारों लाखों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं और उस फैक्ट्री का मन आया कि आज मुझे बंद करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको बंद करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के हित, काफ़ी मजदूरों के हित जुड़े हुए हैं ना, वो कहाँ जाएंगे, अचानक से बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखो क्या किया गया है कि इंक्रीज कर दी गई है थ्रेशोल्ड फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट टू सी गवर्नमेंट परमिशन बिफोर क्लोजर। ले ऑफ, इस शब्द को समझते हैं, इस पूरी लाइन को बताऊंगा मैं आपको, है ना, आराम से यहाँ तक पूरी लाइन को समझेंगे। ले ऑफ का मतलब समझते हैं, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कमी करना। कंपनी अगर अपने खर्चे में कमी करती है, कंपनी अपनी कर्मचारियों की संख्या में कमी करती है, उसे कहा जाता है रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? ले ऑफ का मतलब होता है कि अगर जैसे किसी कंपनी को लगता है कि भाई हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, हम और मजदूरों को पैसा नहीं दे सकते, तो कंपनी क्या करती है, अन्य मजदूरों की भर्ती करना बंद कर देती है, उसे कहा जाता है ले ऑफ। कंपनी अन्य मजदूरों की भर्ती करना बंद कर दे, या फिर मौजूदा काम करने वाले लोग जो हैं कंपनी में, उन मौजूदा काम करने वाले लोगों को टेम्परेरी सस्पेंड कर दे, या फिर उनको जो है पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दे, है ना, उनकी छुट्टी कर दे पूरी तरीके से कि भाई जाओ तुम घर बैठो, इसे कहा जाता है ले ऑफ करना। तो अब एक नए नए जो प्रावधान बनाए हैं ना, तो उन प्रावधानों के तहत ये बात की गई है कि कोई भी फैक्ट्री अगर ले ऑफ करना चाहती है, कोई भी फैक्ट्री अगर रिट्रेंचमेंट करना चाहती है, तो वह कर सकती है फ्रॉम यूनिट्स दैट एम्प्लॉय 100 वर्कर्स टू 300। पहले क्या होता था कि अगर कोई कंपनी है उसमें 100 व्यक्ति, कोई फैक्ट्री है उसमें अगर 100 व्यक्ति से कम व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वह फैक्ट्री अपने आप को जब चाहे तब बंद कर सकती है, उसके लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या किया गया है, इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अगर किसी भी फैक्ट्री, अब क्या किया गया, उस लिमिट को 100 से बढ़ा के 300 कर दिया गया, यानी कि किसी भी फैक्ट्री में मिनिमम 300 मजदूर होने चाहिए, तब उस फैक्ट्री के लिए ये अनिवार्य होगा कि वह सरकार से परमिशन ले, मजदूरों से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन अगर वो फैक्ट्री लेना चाहती है तो। ये लिखा गया है इसमें। द इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हुआ फैक्ट्री, कंपनी, टू सी गवर्नमेंट परमिशन बिफोर क्लोजर, क्लोजर का मतलब है बंद करना, कि कोई भी फैक्ट्री है वह अपने आप को बंद करना चाहती है तो उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले लिमिट हुआ करती थी 100, अब बढ़ा दिया गया है 300, कि अगर आपकी फैक्ट्री में 300 से कम मजदूर काम करते हैं तो आपको अपनी फैक्ट्री को बंद करने के लिए सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नियम है वाज नॉट फाउंड इन द 2019 ड्राफ्ट, यह नियम 2019 के ड्राफ्ट में शामिल नहीं था। वाज नॉट फाउंड इन द 2019 ड्राफ्ट, ये नया नियम है। बट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस नाउ, लेकिन अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस नाउ, लेकिन अब इस नियम को इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस गिव्स एस्टेब्लिशमेंट, कि इसके माध्यम से क्या हुआ है कि विभिन्न जो फैक्ट्रीज़ हैं या फिर विभिन्न जो कंपनीज़ हैं, इनको ग्रेटर फ्रीडम मिल गई है, इनको और भी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है। देखो पहले क्या है, अब इनको मनमानी करने की थोड़ी फ्रीडम मिल गई ना, कि पहले 100 व्यक्तियों तक ही इनके ऊपर अंकुश लग जाया करता था, रोक लग जाया करती थी। अब जो है 300 व्यक्तियों तक भी इन पर जो है अंकुश नहीं लग रहा। तो दिस गिव्स एस्टेब्लिशमेंट ग्रेटर फ्रीडम इन देयर टर्मिनेशन एंड एग्जिट डिसीजन, कि कोई कंपनी है वह एग्जिट, एग्जिट का मतलब है निकास, है ना, किसी को बाहर का रास्ता दिखा देना। इसके अलावा टर्मिनेशन का मतलब यही है, टर्मिनेट कर देना किसी को, किसी की जो कोई जॉब कर रहा है बेचारा, उसकी छुट्टी कर दी आपने, है ना, उसको जो है जॉब से निकाल दिया आपने, टर्मिनेट कर दिया। तो विभिन्न जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको और ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई है व्यक्तियों को या मजदूर लोगों को टर्मिनेट करने की या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाने की, है ना, इस तरह के डिसीजन लेने की। आगे देखते हैं कि नो वन डिसएग्रीज विथ द बेसिक ऑब्जेक्टिव। नो वन डिसएग्रीज का मतलब है कि भाई कोई भी व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं हो सकता, है ना, हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा, हर व्यक्ति इस बात को मानेगा। किस बात को मानेगा? द बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक का मतलब है मूल, ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य, कि भाई जो मूल उद्देश्य है ऑफ अमलगमेटिंग, अमलगमेशन का मतलब होता है मिलाना, अमलगमेटिंग का मतलब होता है मिलाना, कि विभिन्न जो कानून है ना उनको मिला देना, उसको कहा जाता है अमलगमेशन। तो यहाँ कानूनों को मिलाने से नहीं, किसी भी चीज़ को मिलाने की अगर बात की जा रही है तो उसको कहा जाता है अमलगमेशन। सिंप्लीफाइंग का मतलब होता है और सरल बनाना, एंड रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग का मतलब होता है लेबर लॉस, है ना, तर्कपूर्ण बनाना, है ना, लॉजिकल बनाना किसी चीज़ को। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई जो विभिन्न लेबर लॉज हैं, विभिन्न जो श्रम से जुड़े हुए जो कानून हैं, उनको मिलाकर उनको मजबूत बनाना, उनको सिंप्लीफाई करना, उनको लॉजिकल बनाना, ये एक अच्छी बात है, ऐसा किया जाना चाहिए। इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा, यानी कि हर व्यक्ति इस बात को मानेगा कि हाँ अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। मजदूरों से जुड़े हुए जो कानून हैं उनको मिला दिया जाना चाहिए, उनको मजबूत बनाया जाना चाहिए, उनको सरल बनाया जाना चाहिए और उनको तर्कपूर्ण बनाना चाहिए। हावेवर, हालांकि
द वेरी फैक्ट, देखो फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, तथ्य के आगे लिखा हुआ है वेरी, तो ये जो वेरी है ना ये जोर डालने के लिए लगाया हमने, इम्फेसिस देने के लिए है ना। द वेरी फैक्ट का मतलब कि ये तथ्य दैट इट इन्वॉल्व्स अ वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन, यह तथ्य कि जो नए कोड्स हैं उनमें शामिल है, क्या शामिल है, अ वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है कि भाई जैसे मैं कहूँ ये किताब जो है वो काफ़ी वॉल्यूमिनस है, इसका मतलब हुआ कि ये किताब जो है ना बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और ये किताब जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है ना, इस किताब में जो है बहुत ही डिटेल में बात की गई है, बहुत ही लंबी है किताब, बहुत ही विस्तृत है, तो उसको कहा जाता है वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि ये तथ्य, कौन सा तथ्य, कि भाई ये तथ्य इट इन्वॉल्व्स अ वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन, कि ये जो नए कोड्स हैं इनमें, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, इनमें एक ऐसे कानून की बात की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, कि भाई ये जो नए कोड्स हम लेके आ रहे हैं ये नए कोड्स जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हैं। तो ये जो तथ्य है ना, यानी कि इन कानूनों का विस्तृत होना, ये जो तथ्य है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शुड हैव मीन्ट, तो ऐसा होना चाहिए था, शुड हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसा होना चाहिए था दैट द फाइनल वर्जन, कि ये जो नए कोड्स हम लेके आ रहे हैं, ये जो नया संस्करण हम लेके आ रहे हैं वाज वाइडली डिस्कस्ड, कि इसको व्यापक तरीके से डिस्कस किया जाना था, इसका जो है प्रॉपर तरीके से आपको विचार विमर्श करना था, वाइडली मतलब विस्तृत रूप से इसको डिस्कस करना था आपको, विथ द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है हितधारक, है ना, हितधारक का मतलब होता है कि भाई जिसे कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस डिसीजन से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, उस डिसीजन का प्रभाव जिन लोगों पर पड़ेगा उसको कहा जाता है स्टेक होल्डर्स, एंड गिवन सफिशिएंट टाइम। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि विभिन्न जो हितधारक हैं, विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया जाना चाहिए था, उन स्टेक होल्डर्स को पर्याप्त टाइम दिया जाना चाहिए था, उन स्टेक होल्डर्स को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी कि भाई आपके व्यूज़ भी बताओ, टू गिव देयर व्यूज़। इन कानूनों को निर्मित करते हुए विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न जो हितधारक हैं उनको भी पर्याप्त अवसर दिए जाने थे, उनको भी पर्याप्त टाइम दिया जाना था और उनके व्यूज़ भी लिए जाने थे ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा था। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई ये तथ्य, कौन सा तथ्य, यह तथ्य कि ये कानून जो है बहुत ही विस्तृत कानून है, बहुत ही लंबा कानून है, तो इस कानून का मतलब ये होना चाहिए था कि ये जो हमने फाइनल अपडेट वर्जन तैयार किया है, इस अपडेट वर्जन में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ली जानी जरूरी थी। आगे देखते हैं। द रूट ऑफ द आइडिया ऑफ कंसोलिडेटेड लेबर कोड्स, कि भाई इसकी जड़ कहाँ है, ये विचार हमारे दिमाग में आया कहाँ से कि जो विभिन्न लेबर कोड्स हैं इनको कंसोलिडेट किया जाए, है ना, इनको मजबूत बनाया जाए, इनको एकीकृत किया जाए। तो ये विचार आया, इसकी जड़ें बहुत पीछे जाती हैं, गोज बैक टू द जून 2002 रिपोर्ट, कि भाई 2002 में, जून महीने में 2002 में एक रिपोर्ट आई थी, किसके द्वारा, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, है ना, कि भाई ये जो श्रम के ऊपर है ना, मजदूर से जुड़ा हुआ एक द्वितीय राष्ट्रीय आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट 2002 में प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में पहली बार कंसोलिडेटेड लेबर कोड्स की बात की गई थी। तो ये जो लेबर कोड्स है ना, इसकी जो जड़ है ये जाती है बहुत पीछे, 2002 में इसकी बात जो है शुरू हुई थी। द ब्रॉड विजन, अब 2002 में ये जो रिपोर्ट आई थी मजदूरों से जुड़ी हुई, इस रिपोर्ट में इस बात की परिकल्पना की गई थी, विजन का मतलब हो गया परिकल्पना, क्या परिकल्पना की गई थी, द ब्रॉड विजन हैज़ बीन, कि विस्तृत जो विजन रहा है, हमारी जो परिकल्पना रही है वो ये रही है, हैज़ बीन टू गिव एन इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है एक तरीके का प्रोत्साहन देना किसी चीज़ को, एक तरीके की प्रेरणा देना, द ब्रॉड विजन हैज़ बीन। तो एक जो विस्तृत जो विजन रहा है वो ये रहा है, इस रिपोर्ट में जो विज़न की बात की गई थी, जो परिकल्पना की बात की गई थी, वो ये बात की गई थी, वो विज़न हमारा था, वो क्या रहा था, हैज़ बीन, वो ये रहा है टू गिव इन इम्पेटस, कि भाई एक प्रोत्साहन दिया जाए, किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कि भाई जो हमारे आर्थिक उत्पादन से संबंधित जो गतिविधि है उससे प्रोत्साहन दिया जाए, विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग, एडवर्सली मतलब होता है प्रतिकूल रूप से, अफेक्टिंग का मतलब है प्रभावित करते हुए, द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, कि भाई जो विभिन्न वर्कर्स हैं, विभिन्न जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना जो आर्थिक गतिविधि है उसे प्रोत्साहन दिया जाए, ये परिकल्पना की गई थी 2002 की इस रिपोर्ट में, जिसमें लेबर कोड्स की, कंसोलिडेटेड लेबर कोड्स की बात की गई थी। आगे देखते हैं, वेदर दिस इज एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन द न्यू प्रोविजंस। अब एडिटोरियल बात करता है कि भाई ये जो विज़न हमने देखा था, ये जो विज़न हमने देखा था, क्या इस विज़न को, ये जो नए हमारे कोड्स हमने लागू किए हैं, इस विज़न को क्या इन नए कोड्स में साकार किया गया है, वेदर दिस इज एडिक्वेटली, एडिक्वेटली का मतलब है पर्याप्त रूप से, रिफ्लेक्टेड का मतलब है प्रदर्शित करना, कि क्या जो हमारा विज़न है उस विज़न को पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है इन नए प्रावधानों में,
प्रोविजंस का मतलब हो गया प्रावधान, है ना, कि भाई ये जो नए प्रावधान है, क्या इन नए प्रावधानों में हमारा जो विजन था उस विजन को प्रॉपरली दर्शाया गया है। इसका आगे पता चलेगा, विल बी टेस्टेड, इसका तो परीक्षण होगा अभी आने वाले समय में। कब? जब इन कोड्स को प्रॉपर तरीके से लागू किया जाएगा, है ना। विल बी टेस्टेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द कोड्स। एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब होता है प्रशासन करना, है ना, यानी कि कोई भी नियम कानून बना है तो उसको प्रशासन करना, यानी कि उसको लागू करना, है ना, उसको अमल में लेके आना। तो जब इन कोड्स का प्रशासन किया जाएगा, इन कोड्स को लागू किया जाएगा, इन कोड्स को अमल में लाया जाएगा, तब पता चलेगा कि भाई जो हमारा विजन था वो कितना साकार हुआ। अ पॉजिटिव फीचर इज दैट, अब ये जो विभिन्न कोड्स हैं ना, इसका एक सकारात्मक पहलू जो है ना, फीचर का मतलब है कि भाई एक क्वालिटी की अगर हम बात करें, है ना, एक सकारात्मक पहलू की अगर हम बात करें तो वो ये दैट द सोशल सिक्योरिटी कोड प्रोमिसेस, कि ये जो सोशल सिक्योरिटी है ना, जो सामाजिक सुरक्षा कोड की हमने बात की है इन 3 कोड्स में, उसमें इस बात का वादा किया गया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड। देखो, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत क्या बात की गई है? ये बात की गई है कि भाई जो विभिन्न इस्टेब्लिशमेंट हैं, विभिन्न जो फैक्ट्रीज हैं, ये सोशल सिक्योरिटी फंड को स्थापित करेंगी, है ना। सोशल सिक्योरिटी फंड, एक फंड बनाया जाएगा जिसे सोशल सिक्योरिटी फंड का नाम दिया जाएगा, और इसके माध्यम से मदद की जाएगी किन लोगों की? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं जैसे बैंक में करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग हैं, है ना, जिनको कि एक तरीके से जिनके की काम के घंटे निर्धारित होते हैं, जिनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, छुट्टी मिलती है, वो तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मतलब जिनको कभी 2 महीने काम मिला, फिर 4 महीने काम नहीं मिला, है ना, काम करने के घंटे फिक्स नहीं है ना, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, है ना, प्रॉपर तरीके से उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो ये सब आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। तो ये जो नए कोड्स हम बनाने जा रहे हैं उनमें सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत सोशल सिक्योरिटी फंड स्थापित करने की बात की गई है, और उसके माध्यम से क्या किया जाएगा? विभिन्न लोग जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, इसके अलावा एज वेल एज गिग का मतलब होता है एक तरीके का टेम्परेरी जॉब जो होती है ना आपकी, है ना, उसको कहा जाता है गिग, कि भाई जो थोड़े बहुत दिनों के लिए आपको काम मिल गया, तो एक जो टेम्परेरी जॉब होती है ना, टेम्परेरी जॉब है, उसको कहा जाता है गिग, एज वेल एज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई ये जो नए सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसके तहत सोशल सिक्योरिटी फंड की स्थापना की जाएगी, है ना, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है, और उसके माध्यम से विभिन्न जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, विभिन्न टेम्परेरी वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनकी मदद इस सोशल सिक्योरिटी फंड्स के माध्यम से की जाएगी। साथ ही साथ एंड ऑल्सो सेस, और ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है ये इस बात को भी कहता है देयर वेलफेयर वुड बी एड्रेस्ड, कि भाई जो विभिन्न जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं उनका कल्याण, वेलफेयर का मतलब है कल्याण, वुड बी एड्रेस्ड, उनका समाधान किया जाएगा, कि भाई वेलफेयर से, कल्याण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाएगा बाय द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया जाएगा, और उसके माध्यम से ये जो विभिन्न अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इनके कल्याण की बात की जाएगी, है ना, उनके कल्याण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, अ कंटेंशियस सेक्शन, कंटेंशियस का मतलब है विवादास्पद, है ना, अ कंटेंशियस सेक्शन अलाउस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि भाई देखो एक जो विवादास्पद पहलू है ना, कि भाई एक सेक्शन है इसमें, एक विवादास्पद सेक्शन है इसमें, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है। एक कंटेंशियस सेक्शन अलाउस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट का मतलब है जो भी रिलेवेंट गवर्नमेंट है ना, जो भी उचित गवर्नमेंट है, जो भी रिलेवेंट सरकार है, टू एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, एनी न्यू फैक्ट्री, है ना, एनी न्यू फैक्ट्री फ्रॉम ऑल प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। देखो इसमें क्या कहा गया है, ये जो नए कोड्स है ना, इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि अगर कोई भी नई फैक्ट्री है तो उसे छूट दी गई है सरकार के द्वारा। किन चीज़ों में? कि ये जो कोड्स की हमने बात की ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है ना, व्यवसाय से संबंधित हेल्थ की हमने बात की, सेफ्टी की बात की, वर्किंग कंडीशंस की हमने बात की, तो ये जो सारे की सारे मापदंड हमने निर्धारित किए हैं, इन मापदंडों में नई फैक्ट्री को छूट दी गई है सरकार के द्वारा। तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हमें देखने को मिला है ना, कई लोग जो है इस बात को लेकर राजी नहीं है कि भाई ये जो नई फैक्ट्री है इनको आपने छूट दी है, ये छूट देना गलत है। आगे देखते हैं, द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब है लिमिट, है ना, द थ्रेशोल्ड फॉर कंसीडरिंग, कंसीडर करने का मतलब होता है किसी बात को ख्याल में लेना, किसी चीज़ को देखना, है ना, उसको कहा जाता है कंसीडर करना, किसी चीज़ को, किसी बात को ख्याल में लेना। द थ्रेशोल्ड फॉर कंसीडरिंग एनी प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस का मतलब है बिल्डिंग, एज अ फैक्ट्री,
has also been raised from 10 to 20 workers without the use of power। देखो पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई भी बिल्डिंग है उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं ना, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जो कि बिना पावर की है ना, कि जहाँ पावर का यूज़ बहुत कम होता है ना, कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ की पावर का यूज़ बहुत कम हो रहा है और उस बिल्डिंग में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो उससे हम फैक्ट्री मान लिया करते थे। इसके अलावा कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर 20 लोग काम कर रहे हैं और जहाँ पावर सप्लाई है प्रॉपर, उसको हम क्या करते थे, फैक्ट्री मान लिया करते थे। लेकिन अब इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया, इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है ना। प्रेमाइसिस का मतलब होता है बिल्डिंग की कंसीडर करना, मतलब अब आप किस बिल्डिंग को फैक्ट्री मान सकते हो, ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि पावर सप्लाई नहीं है और जहाँ पर 20 मजदूर काम कर रहे हैं ना, 10 से कर दिया 20 और 20 से कर दिया 40, यानी कि बिना पावर के अगर किसी बिल्डिंग में 20 मजदूर काम कर रहे हैं तो उसे फैक्ट्री माना जाएगा, और पावर के साथ अगर 40 मजदूर किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो उसे फैक्ट्री माना जाएगा। तो ना इसको भी बढ़ा दिया गया, 10 से 20 कर दिया, 20 से 40 कर दिया गया है ना, तो इसको भी जो है बढ़ा दिया गया है, इस बात को भी बढ़ा दिया गया है। इट इज़ सिग्निफिकेंट। अब ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखते हैं कौन सी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। दैट ऑलमोस्ट ऑल मेजर ट्रेड यूनियंस, कि जो भी हमारी बड़ी व्यापार से जुड़े हुए जो भी हमारे बड़े संघ हैं, आर अपोजिंग द न्यू कोड्स, वे नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, है ना, आर अपोजिंग द न्यू कोड्स, कि भाई ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो बड़े व्यापार से जुड़े हुए संघ हैं वे नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये क्या दर्शाता है कि भाई जो विभिन्न व्यापार संघ हैं ये कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो उनका विरोध करना क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है अ जेन्युइन फियर। जेन्युइन का मतलब है वास्तविक, रियल, है ना, एक वास्तविक भय को दर्शाता है। दैट एक्सपेंसिव पावर्स, एक्सपेंसिव का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से विस्तृत, है ना, उसको आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा, एक्सपेंसिव का मतलब है जो बहुत ही व्यापक रूप से जो फैला हुआ हो। दैट एक्सपेंसिव पावर्स ऑफ एग्जम्पशन, एग्जम्पशन का मतलब है कि भाई जो सरकार है, इन सरकारों को, या राज्य सरकार हो जो केंद्र सरकार हो, इन विभिन्न सरकारों को ये जो पावर्स दी गई है ना, जो विभिन्न छूट दी गई है, हैव बीन कन्फर्ड ऑन, कन्फर का मतलब है प्रदान करना, ऑन द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, है ना, कि भाई जो विभिन्न जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, है ना, कि भाई जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार है, इनको जो छूट प्रदान की गई है ना, इनको जो पावर दी गई है ना, क्या पावर दी गई है, इनको ये पावर दी गई है कि भाई ये क्या कर सकती हैं, किसी भी फैक्ट्री को छूट प्रदान कर सकती हैं ना, तो इस तरह की जो पावर्स हैं इनके पास। एंड देयर हैज़ बीन एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग पावर्स, है ना, एंड देयर हैज़ बीन, और यह ऐसा भी रहा है, देयर हैज़ बीन का मतलब है ऐसा भी रहा है, क्या, एक्सेसिव का मतलब है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, डेलीगेशन क्या मतलब होता है, पावर को डेलीगेट, जब आप पावर को डेलीगेट करते हो ना तो उसका मतलब होता है पावर को बांट देना, पावर को डेलीगेट कर देना। जैसे मैं हूँ, मेरे अंडर में 100 लोग काम करते हैं, तो मैं सभी 100 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो मैं हो सकता है 5 व्यक्तियों को चुन लूँ और उन 5 व्यक्तियों को अपनी पावर डेलीगेट कर दूँ, अपनी पावर को बांट दूँ। तो देयर हैज़ बीन एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग पावर्स। तो वर्तमान में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दी गई है कि सरकार फैक्ट्रीज़ के लिए रूल बना सकती है। तो इस बात को लेकर विभिन्न जो व्यापार के संघ हैं, इन व्यापारिक संघों को आपत्ति है, इन व्यापार संघों को जो है भय है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो ये पूरी की पूरी लाइन है, इसमें इसी की बात की गई है। एक बार फिर से समझ लें इस लाइन को कि इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे की सारे जो बड़े व्यापार संघ हैं वे इन नए प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। तो इन व्यक्तियों के द्वारा, इन व्यापार यूनियंस के द्वारा विरोध किया जाना दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एक वास्तविक भय को दर्शाता है। कौन सा वास्तविक भय, वास्तविक भय जो है वो ये है कि भाई इसके माध्यम से क्या होगा, नए कोड्स के माध्यम से ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जेम्पशन की पावर जो है वे सरकार को दी गई है ना, कन्फर का मतलब है प्रदान करना। इसके अलावा एक्सेसिव डेलीगेशन, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है किसके पास चली गई है ना, पावर जो है वितरित कर दी गई है किसके पास में, कि भाई जो विभिन्न फैक्ट्री से संबंधित रूल मेकिंग पावर्स होती है वह सरकार के पास चली गई है। तो ये जो भय है ना ट्रेड यूनियंस का, ये भय उनका जायज़ भी है। आगे देखते हैं, द थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई कंपनी नए कर्मचारियों की भर्ती बंद कर देती है, जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को टेम्परेरी सस्पेंड कर देती है, जब कोई फैक्ट्री अपने कर्मचारियों को टर्मिनेट कर देती है, उसको कहा जाता है ले ऑफ। द थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ, तो ले ऑफ करने के लिए जो नई लिमिट निर्धारित की गई, मैंने बताया ना पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ 100 मजदूर, अगर 100 मजदूर की लिमिट हुआ करती थी ना, अब उसको बढ़ा दिया है 300, यानी कि कोई भी फैक्ट्री है और उसमें 300 से कम मजदूर काम कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है फैक्ट्री को, फैक्ट्री अपने मन मुताबिक
उन मजदूरों को छुट्टी कर सकती है ना। तो ये जो लिमिट बढ़ा दी गई है, द थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ एज वेल एज फॉर वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कैन बी रेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो अब देखो क्या हुआ है कि द थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ एज वेल एज फॉर वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अब ये जो नए कोड्स बने हैं, इन नए कोड्स के तहत ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, एक तरीके से सरकार, तो कार्यपालिका के पास ये जो नए ऑर्डर्स हैं, इन नए ऑर्डर्स के तहत सरकार के पास ये ताकत है कि सरकार जब चाहे तब ले ऑफ की लिमिट को बढ़ा सकती है, सरकार जब चाहे तब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं इनको बढ़ा सकती है। रेज का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, है ना, कि ये तो अब इनके चलते क्या हुआ है कि विभिन्न जो फैक्ट्री वाले जो लोग हैं ना, फैक्ट्री के जो मालिक हैं, इनको काफ़ी डर लग गया है कि भाई इन फैक्ट्री के मालिकों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे पास तो कोई पावर बची ही नहीं, सारी की सारी पावर सरकार के पास चली गई है ना, कि भाई सरकार जब चाहे तब ले ऑफ की लिमिट को बढ़ा सकती है, सरकार जब चाहे तब सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो फंड है उस फंड को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। अब देखो इस बात को ध्यान से समझना कि कोई भी फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है, अब उसी को पता होता है ना कि भाई मैं फैक्ट्री को किस तरह से चलाऊंगा, मेरी फैक्ट्री है तो मैं चलाऊंगा। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई सरकार का हस्तक्षेप फैक्ट्री में कम से कम होना चाहिए। सरकार किसी भी फैक्ट्री में तब जाकर हस्तक्षेप करे जब सरकार को लगे कि हाँ, इस फैक्ट्री में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, इस फैक्ट्री में गैरकानूनी तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार बेमतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हस्तक्षेप करती है तो फिर जो है फैक्ट्री मालिक जो है ना, वे परेशानी में पड़ जाते हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो थ्रेशोल्ड है ना, जो लिमिट बढ़ा दी गई है ना, इसके ना लिमिट बढ़ा दी गई है, तो इसके चलते क्या हुआ है कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन लोगों को भी जो है परेशानी पैदा हुई है ना। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैन बी चेंज, ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके तहत सरकार के पास ये पावर है कि सरकार जो है सुरक्षा के मानकों में बदलाव कर सकती है। तो देयर इज मच रीज़न है टू फियर, तो डरने के काफ़ी कारण हैं। देयर इज मच रीजन टू फियर, डरने का हमारे पास काफ़ी कारण है। किस चीज़ से डरने का काफ़ी कारण है? दैट कि कन्फरिंग वाइड डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है डिसीजन लेने की स्वतंत्रता, विवेकाधिकार उसे कहा जाता है डिस्क्रिशन। कन्फरिंग का मतलब है प्रदान करना, वाइड का मतलब है विस्तृत। तो इस बात से डरने के पर्याप्त कारण हैं कि केंद्र सरकार को और विभिन्न राज्य सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लेने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह मज़दूरों के लिए उचित नहीं हो सकती। में इस बात की संभावना बनती है, मे नॉट बी कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल होना। जैसे मैं कहूँ कि यार ये जो एनवायरनमेंट है ये पढ़ने के लिए कंड्यूसिव नहीं है, यानी कि ये एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। मे नॉट बी कंड्यूसिव टू द इंटरेस्ट का मतलब है हित। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई इस बात से डरने के पर्याप्त कारण है, देयर इज मच रीजन टू फियर, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है, डिसीजन लेने की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को दे दी गई है। और ऐसा जो किया गया है ना, इसके माध्यम से इस बात की संभावना बनती है कि जो विभिन्न वर्कर्स हैं ये उनके हित में नहीं हो सकता है। मे नॉट बी कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब है अनुकूल होना, है ना। क्यों नहीं हो सकता अनुकूल? कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में चली गई। तो हो सकता है, देखो कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं और ये उनका मालिक है, तो इनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी क्लोजनेस इन दोनों के बीच में रहेगी उतना ही ज़्यादा मजदूरों के लिए भी बेहतर होगा और मालिक के लिए भी बेहतर होगा। अगर कोई तीसरा आदमी ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा तो मजदूरों को भी परेशानी आएगी और मालिक को भी परेशानी आएगी। तो यही एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि भाई सरकार ने अपने हाथ में जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर ले ली है ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दी गई है, इसके चलते इस बात का डर बढ़ गया है कि अब जो माहौल नया बनेगा वह माहौल वर्कर्स के हित में न हो, है ना, ऐसा हो सकता है।